देहरादून में राज्यपाल गुरमीत सिंह से डीजीपी दीपम सेठ की भेंट, कई महत्वपूर्ण विषयों पर हुई चर्चा। डीजीपी ने चारधाम यात्रा की तैयारियों की दी विस्तृत जानकारी। मसूरी नगर पालिका सभागार में मीरा सकलानी ने की बैठक, उत्तराखंड जल संस्थान के अधिकारियों से की चर्चा, पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। देहरादून में वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए पहल, वन विभाग ने जारी किए टोल फ्री नंबर, पंचायत स्तर पर चलाया गया जागरूकता अभियान। तीर्थनगरी ऋषिकेश पहुंचे यज्ञ सम्राट हरिओम महाराज, 17 सितंबर को यज्ञ दिवस घोषित करने की मांग, अपने आश्रम में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और तीर्थनगरी ऋषिकेश में अतिक्रमण पर फिर गिरी गाज, पुलिस और नगर निगम ने चलाया सख्त अभियान, दर्जनों दुकानदारों के काटे गए चालान। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। और अब खबरों का रुख कर लेते हैं, जहां पर देहरादून में राज्यपाल गुरमीत सिंह से की है डीजीपी दीपम सेठ ने भेंट, कई महत्वपूर्ण विषयों पर हुई चर्चा। पुलिस प्रशिक्षण, नशा मुक्ति अभियान, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा और चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर हुई चर्चा। डीजीपी ने चारधाम यात्रा की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था के बारे में दी विस्तृत जानकारी। राज्यपाल ने डीजीपी को दिए निर्देश, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज नरेंद्रनगर को करें उच्चीकृत, हिमालय राज्यों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में करें विकसित, पुलिस संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम करें संचालित, नशे के खिलाफ व्यापक स्तर पर चलाए जन जागरूकता अभियान, नशे के दुष्प्रभावों के प्रति समाज को करे जागरूक, पुलिस कैंटीनों में स्थानीय उत्पादों विशेषकर वाइब्रेंट विलेज के उत्पादों को दे प्राथमिकता, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बनाया जा सकेगा सशक्त, गुमशुदा बच्चों, महिलाओं और पुरुषों की तलाश के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन स्माइल की सराहना। राज्यपाल पुलिस टीम से करेंगे संवाद, राजभवन देहरादून में होगा विशेष कार्यक्रम का आयोजन। ऋषिकेश में चंद्रेश्वर नगर के निकट एसटीपी प्लांट के बगल में बह रहे नाले से गंगा में जा रही गंदगी पर विधायक प्रेमचंद अग्रवाल नाराज हैं। उन्होंने मौके पर निरीक्षण कर गंदगी का नजारा अपनी आंखों से देखा है और इस गंदगी को गंगा में जाने से रोकने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। बता दें कि कुछ दिन पूर्व साधना प्लस चैनल ने पतित पावनी मां गंगा में जा रही इस गंदगी का नजारा प्रमुखता से दिखाया था। साधना प्लस की इस खबर का इतना असर हुआ कि पूर्व कैबिनेट मंत्री और ऋषिकेश विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने इस मामले का संज्ञान लिया। उन्होंने चंद्रेश्वर नगर के निकट एसटीपी प्लांट और उसके बगल से बह रहे नाले का निरीक्षण किया है। मौके पर गंदगी को गंगा में जाते देख विधायक काफी नाराज नजर आए और उन्होंने निरीक्षण के दौरान मौजूद नमामि गंगे के अधिकारियों को समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। मौके पर नमामि गंगे के सचिव शैलेश बगोली भी दूरभाष पर समस्या से अवगत कराते हुए तत्काल समाधान करने के लिए उन्हें कहा गया है। विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि मां गंगा की आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि जल्दी ही अधिकारियों ने गंदगी को गंगा में जाने से नहीं रोका तो बड़ा एक्शन होगा। उस टाइम ऋषिकेश में आपका एक एसटीपी प्लांट लगा था नमामि गंगे से, 5 साल पहले इसका इनॉग्रेशन हुआ था और जितने आसपास के नाले थे उसको टैप करके उसमें सारा पानी साफ करके फिर वो गंगा जी में बहाया जाता था। बहुमंजिला बना है, शायद देश के अंदर पहला है ये, जो मुझे जानकारी है। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, भी मैं आपके यहाँ पे अधिकारी भी हैं, बहुत सारी मेरी यहाँ की कार्यकर्ता हैं, यहाँ के मेयर हैं, बहुत सारे यहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं, जनता है। इतना गंदा पानी गंगा जी में जा रहा है, एक नाला सीधा सीवरेज और सब कुछ उसमें बह के और सीधा गंगा जी में जा रहा है। कई बार बताते हैं लोग कि इसका वायरल भी हुआ और मैं उसको वीडियो भी आपको भेज रहा हूं और दुख के साथ कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी की जो महत्वाकांक्षी योजना है उसका फलिता लग रहा है। गंगा जी में गंदा पानी जा रहा है, सीवरेज का, प्लास्टिक का पानी क्या क्या और स्मेल, हाँ स्मेल वगैरह आ रही है पूरी तरह से, मतलब खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। मैं गंगा के ठीक किनारे खड़ा हूँ, यहाँ सारा गंदगी दिख रही है। मैं आपके अधिकारी भी कहो तो मैं बात कर रहा हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में की है बैठक, अधिकारियों के साथ की गई है चर्चा। वन और ऊर्जा विभाग की गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, वनों के संरक्षण और वन संपदाओं से राजस्व वृद्धि के लिए करे प्रयास, वन विभाग के गेस्ट हाउस के आधुनिकीकरण पर दे विशेष ध्यान, जड़ी बूटियों
कृषिकरण और विपणन के क्षेत्र में कार्य के लिए तलाशे संभावनाएं, मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए हो कारगर उपाय, वनाग्नि प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण और इको टूरिज्म पर दे विशेष ध्यान, वन संपदाओं का बेहतर उपयोग और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार को दे बढ़ावा, वनाग्नि की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्य योजनाओं के साथ बनाए रणनीति केवल कागजों तक सीमित न रहे, धरातल पर दिखाई दे कार्य, मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को रोकने के लिए अन्य राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिस का करे अध्ययन, ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने की दिशा में तेजी से करे कार्य, लघु जल विद्युत परियोजनाओं पर दे विशेष ध्यान, उत्तराखंड राज्य की मुख्य अवधारणा में ऊर्जा और पर्यटन प्रदेश, पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से हो रहे हैं कार्य, ऊर्जा के क्षेत्र में संभावना पर करे कार्य, ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य की क्षमताओं के हिसाब से कार्य करने की जरूरत, शहरी क्षेत्रों में पावर लाइन के अंडरग्राउंडिंग का कार्य मानसून शुरू होने से पहले करे पूरा, सरकारी भवनों में सोलर रूफ टॉप का कार्य जल्द करे पूरा, नवीकरणीय ऊर्जा संवर्धन, विद्युत वितरण सुधार और स्मार्ट मीटर की योजनाओं में लाएं तेजी। नगरपालिका सभागार में पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने पेयजल निगम और उत्तराखंड जल संस्थान के अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस दौरान उन्होंने पर्यटन सीजन में पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पर्यटन सीजन के दौरान किसी भी मार्ग पर खुदाई न करने को कहा है। मीरा सकलानी ने अधिकारियों को शहर में खोदी गई सड़कों को 15 अप्रैल तक दुरुस्त करने के सख्त निर्देश दिए हैं। पेयजल निगम के अधिशासी अभियंता संजीव वर्मा ने बताया कि उनके द्वारा सड़कों की मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। कैमलबैक रोड को शीघ्र आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा। देखिए, आज तो जो बैठक रखने का जो मकसद था वो यही था कि शहर के अंदर बहुत सारी सड़कें हैं जो जल निगम के द्वारा खोदी गई है बिना नगर पालिका की अनुमति लिए, और दूसरा ये कि जो सड़कें खोदी गई है उनका पैचवर्क भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो उसी सिलसिले में ये बैठक आज आयोजित की गई और मेरे द्वारा यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो सड़कें जल निगम खोदेगा उसको बनाएगा भी, और अगर नहीं बना सकता है तो वो पालिका के साथ टाइप करे और पालिका उस काम को करेगी, लेकिन उनको समन्वय बनाना पड़ेगा नगर पालिका के साथ, तभी हम उस काम को कर पाएंगे। सड़कें आप लोगों के द्वारा खोदी गई है। 15 अप्रैल तक जितनी भी आज बैठक में शिकायतें आई है सभासदों के द्वारा, वो शिकायतें 15 अप्रैल तक सारी सड़कें सही तरीके से होनी चाहिए। और दूसरा, आगामी 4 महीने तक जब तक टूरिस्ट सीजन है तब तक कोई भी सड़क यहाँ पे नहीं खोदी जाएगी। जो आज बैठक हुई है उसमें जो पार्षदों द्वारा जो समस्याएं उठाई गई उसमें से कुछ समस्याएं का तो समाधान हमारे स्तर पे किया जाना संभव है। कुछ जैसे परमिशंस हैं, जैसे कि हमारी जो कैमलबैक रोड पर जो एसटीपी बनना था उसकी जो वन विभाग से स्वीकृति अभी मिली है वो भी सैद्धांतिक है। विधिवत स्वीकृति के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, उसमें 1 से 1.5 माह का समय लगेगा और उसके बाद हम जो है वो कार्य शुरू कर पाएंगे और उसमें लगभग दिसंबर या जनवरी तक वो हमारा जो है एसटीपी कंप्लीट होगा। उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए वन विभाग ने अक्टूबर 2024 से अपनी तैयारी कर ली थी, जिसको लेकर हाल ही में वन विभाग ने टोल फ्री नंबर जारी किया है, जिस पर कोई भी व्यक्ति वन अग्नि की घटना या जानवर की तस्करी से संबंध में सूचना दे सकता है। अपर मुख्य वन संरक्षक निशांत वर्मा ने बताया कि वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए पंचायत स्तर पर भी लोगों के साथ बैठक की गई है। साथ ही विभाग द्वारा जागरूकता अभियान भी चलाया गया। वन विभाग के नवनियुक्त कर्मचारियों को भी वनाग्नि की रोकथाम का प्रशिक्षण दिया गया है। तैयारियां शुरू कर दी थी, तो सबसे पहले तैयारी में हम लोगों ने ग्राम पंचायत स्तर पर हर एक ब्लॉक में जो है वृहद रूप से जागरूकता अभियान चलाया। मतलब छोटी छोटी बैठकें करी, उसमें सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स किए और उसी के साथ साथ जो हमारे नए रिक्रूट हुए हैं वन कर्मी, उनके लिए भी जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया। उनको ट्रेनिंग दिया, वनाग्नि प्रबंधन कैसे होगा, नियंत्रण कैसे होगा, अगर आग लगेगी तो किस प्रकार से बुझाना है, उनका रोल क्या है, उसके बारे में एक पूरा ट्रेनिंग और सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम चलाया हम लोगों ने। और साथ ही साथ जिलों में जो हमारे जिलाधिकारी महोदय जो है उसके जिला स्तरीय वनाग्नि प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं, तो हर एक जिले ने अपना प्लान बनाया और उस प्लान को अनुमोदित हुआ और वो प्लान हम लोग के पास आया। उसमें
सभी चीजें मतलब प्रिपरेटरी एक्टिविटीज भी और ड्यूरिंग फायर सीजन क्या क्या कार्रवाई रहेगी, कितने फायर वॉचेज रहेंगे, कितने क्रू स्टेशन रहेंगे, उस सब की जो है एक पूरी प्लानिंग करके जो है वो जिला स्तरीय प्लान बनाए गए हैं और उसी के आधार पर हमने जो है राज्य स्तरीय एक प्लान भी जो है वो तैयार किया है। एक हमारी अब इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन शुरू हुई है 1926 कल, बल्कि उसके लिए एक हम लोगों ने प्रेस में भी दिया था कि 1926 है, उसमें वन विभाग से संबंधित कोई भी सूचना जो है वो दे सकते हैं, चाहे वो वनाग्नि से संबंधित हो, चाहे मानव वन्यजीव संघर्ष से संबंधित हो या अन्य कोई गतिविधि से संबंधित हो। और वो हमारा जो कंट्रोल रूम है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, वहाँ पर वो 24/7 जो है ऑपरेशनल है, तो किसी भी प्रकार की कोई वन विभाग का इशू है तो उस पर नंबर पे दिया जा सकता है। चक्रवर्ती यज्ञ सम्राट और सनातन धर्म प्रचारक हरिओम महाराज श्यामपुर स्थित अपने आश्रम पहुंचे। यहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए तमाम मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। सबसे पहले उन्होंने 17 सितंबर को यज्ञ दिवस घोषित करने की मांग केंद्र और राज्य सरकार से की। उन्होंने बताया कि वो हर साल 17 सितंबर को यज्ञ दिवस अपने शिष्यों के साथ मना रहे हैं। यदि समय समय पर यज्ञ होते रहेंगे तो लगातार देश की जहरीली हो रही हवा शुद्ध होती रहेगी और वातावरण में नकारात्मकता भी कम होगी। उन्होंने बताया कि वो अब तक 102 संकल्पित यज्ञ कर चुके हैं और 2 अप्रैल से 103वां संकल्पित यज्ञ इलाहाबाद में शुरू करने जा रहे हैं। 108 संकल्पित यज्ञ करने का उन्होंने संकल्प लिया हुआ है। उनकी इच्छा है कि हर घर यज्ञ की मुहिम सरकार को चलानी चाहिए। यदि सरकार इस मुहिम को चलाती है तो पूरे देश को इसका लाभ स्वच्छ पर्यावरण के रूप में मिलेगा। मौके पर उन्होंने मांग के अनुरूप कुरुक्षेत्र को कुरुक्षेत्र धाम का दर्जा दिए जाने पर हरियाणा सरकार का आभार भी व्यक्त किया है। इस दौरान श्रद्धालु और स्थानीय जनप्रतिनिधि चंद्रमोहन पोखरियाल ने हरिओम महाराज की मांगों को जायज ठहराते हुए सरकार से मांगों पर ध्यान देने की अपील की है। दूसरा 17 सितंबर यज्ञ दिवस है। जैसा मैंने पहले बताया 17 सितंबर को यज्ञ दिवस मनाया जाना चाहिए, क्योंकि डेंगू मलेरिया मच्छर उसी समय पैदा होते हैं। बरसात का अंत होता रहता है, सड़न होती रहती है पत्तों में, इधर उधर कीचड़ नालियों में, तो उस समय मच्छर पैदा होते हैं जिससे डेंगू मलेरिया इत्यादि बीमारियां पैदा होती हैं, जिससे हमारे बच्चे सुरक्षित हो जाते हैं। तो यदि अगर 17 सितंबर को यज्ञ दिवस एक दिन मना लिया गया तो निश्चित रूप से वातावरण शुद्ध हो जाएगा, हमारे बच्चे डेंगू मलेरिया इत्यादि बीमारियों से भी बच सकेंगे। तीर्थनगरी की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए नगर निगम और पुलिस का अभियान आज भी जारी रहा। नगर निगम और पुलिस की टीम ने रेलवे रोड और हरिद्वार रोड पर फिर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान कई दुकानदारों ने सड़क पर कब्जा कर अपनी दुकानें सजाई थी, जिनका सामान नगर निगम की टीम ने जब्त कर लिया और अतिक्रमण करने पर पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा दुकानदारों के चालान काट जुर्माना वसूल किया है। प्रशासन की लगातार चल रही इस कार्रवाई से अतिक्रमण करने वालों में खलबली मची है। वे सड़कों पर सामान लगाने से अब डरते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो नो पार्किंग में खड़े वाहनों पर अभी भी चालान काटने की कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे नो पार्किंग करने वालों के हौसले बुलंद है। कोतवाल प्रदीप राणा और वरिष्ठ उप निरीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि एसपी देहात जया बलूनी के निर्देश पर प्रतिदिन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। नो पार्किंग पर भी जल्दी ही एक्शन लिया जाएगा। जो लोग बार बार अतिक्रमण करते हुए पकड़े जा रहे हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। 2 अप्रैल को मुखर्जी चौक में बाजार और क्षेत्र रोड से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने दुकानदारों से पैदल चलने वाले लोगों की सुविधा को सड़कों पर अतिक्रमण नहीं करने की अपील की है। अपील नहीं मानने वाले दुकानदारों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के नाम पर 9 लाख रुपए की साइबर धोखाधड़ी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के दूसरे आरोपी को पौड़ी पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 5,000 का इनाम घोषित किया था। गैंग के एक सदस्य को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। एसएसपी ने मामले का खुलासा करते हुए कहा कि धारा रोड निवासी सैंपी भंडारी ने कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने व्हाट्सएप पे क्रिप्टो करेंसी और माइनिंग ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड कराकर अधिक मुनाफा कमाने का लालच देकर वादी से 9,20,000 रुपए की धोखाधड़ी की है। मामले में मुकदमा दर्ज कर पुलिस टीम का गठन किया गया है, जिसके बाद पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए 21 मार्च को हरियाणा के पानीपत से एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। वहीं इस प्रकरण में गिरोह के एक अन्य आरोपी अभिषेक शर्मा को जयपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया है। एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि मामले में संलिप्त अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।
क्रिप्टो करेंसी माइनिंग व क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के नाम पर देश भर में काफी बड़े स्तर पर धोखाधड़ी जनता के साथ की जा रही है। जनपद के पौड़ी निवासी के साथ इसी प्रकार की एक धोखाधड़ी की गई थी। शिकायतकर्ता के साथ कुल 9,20,000 की धोखाधड़ी इस गैंग के द्वारा की गई थी। इस गैंग के सदस्यों की जांच करते हुए हम लोगों ने ये पाया कि ये गैंग राजस्थान व हरियाणा के कई जगहों से ऑपरेट कर रहे हैं और जांच में पहले ही एक अभियुक्त को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया था। एक अन्य सदस्य को हमारी टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और जिसे आज न्यायालय पेश किया जा रहा है। मेरा समाज जनता से ये भी अनुरोध है कि क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग या माइनिंग के नाम पर यदि कोई आपको मैसेज करता है और पैसे कमाने का लालच देता है तो कृपया इस प्रकार की धोखाधड़ी से अपने आप को बचाएं और इस प्रकार की शिकायत को निकटवर्ती पुलिस स्टेशन पर अवश्य। पिरान कलियर में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और पुलिस ने जिस्म फरोशी के धंधे का भंडाफोड़ किया है। बताया जा रहा है कि हेल्थ क्लब की आड़ में सेक्स सर्किट चलाया जा रहा था। मामले में पुलिस ने 5 पुरुष और 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान 2 आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनकी पुलिस तलाश में जुटी हुई है। बता दें कि एसएसपी हरिद्वार ने देह व्यापार में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। वहीं थाना कलियर और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की संयुक्त पुलिस टीम ने गुप्त सूचना पर पिरान कलियर में हेल्थ क्लब की आड़ में चलाए जा रहे देह व्यापार के कारोबार पर छापेमारी की है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि कार्रवाई में संयुक्त टीम ने हेल्थ क्लब पर छापा मारकर हेल्थ क्लब से 4 महिलाएं और 5 पुरुषों को आपत्तिजनक सामग्री के साथ हिरासत में लिया है। सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बॉबी हेल्थ क्लब में काफी समय से गिरोह बनाकर देह व्यापार का धंधा चलाया जा रहा था। हेल्थ क्लब में बाहर से गरीब महिलाओं और लड़कियों को पैसा कमाने के नाम पर ग्राहकों का इंतजाम कर देह व्यापार करवाया जाता था। पुलिस ने गिरोह का भंडाफोड़ कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही मामले में बॉबी और अयूब नाम के 2 आरोपी फरार चल रहे हैं। ऐसे चल रही थी कि वहाँ कुछ घरों में, कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में, व्यावसायिक प्रतिष्ठान किसी और चीज के नाम से चल रहे हैं और लेकिन वहाँ कुछ अवैध कृत्य किए जा रहे हैं। तो इस सूचना की पुष्टि के बाद हमारे एसओ जो वहाँ पर अभी हैं, उन्होंने जो हमारे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की टीम होती है जो इसके लिए इंटाइटल है घर में जाके दबिश कर सके, तो उसको बुलाया और उन्होंने उस जिम के अंदर रेड करी। तो वहाँ 9 लोग हमें स्पॉट पे मिले जो आपत्तिजनक स्थिति में थे, जिसमें 4 महिलाएं और 5 पुरुष हैं। उनके खिलाफ आगे लीगल कार्रवाई की जा रही है और जो जिम संचालक या जो उस प्रतिष्ठान का संचालक है उसके खिलाफ भी लीगल एक्शन लिया जाएगा। अब जैसे 9 लोगों को पकड़ा है तो बाकी कौन कौन थे, कितने लोग उससे पहले जा चुके थे, कौन उसमें इन्वॉल्व हैं, वो जांच का विषय। जैसे तथ्य आएंगे उस हिसाब से चीजें आगे बढ़ेंगी, क्योंकि वो इलीगल एक्ट अगर किसी कैंपस में हो रहा है तो उसका जो मालिक है, जो उसका संचालक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो उस पर भी कार्रवाई होगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट ले चलते, जहां पर गंगा आरती का सीधा प्रसारण जारी है। विगत विषय कृष्ण कृष्ण सकल स्वर्ग सोपान संगे तरल तरल तरंगे देवी गंगे प्रसीद तरंगे देवी गंगे
फल
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः स्थानिर्माणि प्रथमान्यासम् तेषु नाथो महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साभ्याम् सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय दशय्यसारिणे नमो मजम्ने श्रवणाय पुरमहे समे काम कामेश्वरो मे श्रवणो दधातु कुबीराय मे श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ योगा पुष्पमेव पुष्पमान्यजा पशुमां भवति चन्द्रमा पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान्